चलो अच्छा हुआ, मेरी छोटी बेटी रागिनी का विवाह तय हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री? हमें तो पहले बड़ी बेटी का विवाह करना चाहिए था। मेघा के रहते हुए पहले छोटी का विवाह करना ठीक नहीं है। चुप रहिए जी, आपको क्या पता। अरे वह सौतेली है और वह मेरी बेटी रागिनी से थोड़ी कम सुंदर भी है। लड़के वालों को वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी बेटी और उस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है। सावित्री वहाँ से चली जाती है। क्या करूं? मेघा मेरी पहली पत्नी की बेटी है, पर मैं सावित्री के सामने कुछ कह भी तो नहीं पाता हूँ। मुझे माफ कर देना मेघा बेटी। वहीं दीवार के पीछे खड़ी मेघा ये सारी बातें सुन लेती है। आखिर ये भेदभाव कब तक मेरे साथ होता रहेगा? गांव वाले सब जानते हैं कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे पहले मेरी छोटी बहन रागिनी का विवाह हो रहा है। हमारे गांव के नियम के हिसाब से अगर छोटी का विवाह पहले हो जाए तो फिर कोई मुझसे कभी विवाह नहीं करेगा। तभी अचानक रसोई से सावित्री की कड़क आवाज गूंजती है। अरे ओ मेघा, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा, जितने भी गंदे कपड़े हैं वे सारे तालाब पर ले जा और उन्हें अच्छे से धोकर आ। ठीक है माँ। मेघा अपने आंसू पोंछती है और कपड़ों की गठरी उठाकर बारीक कदमों से घर से निकल जाती है। मेघा को इस तरह उदास होकर जाते हुए रागिनी देख लेती है। मेरी बड़ी बहन कितनी उदास लग रही है। भले ही मैं माँ के सामने मेघा दीदी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन है तो वह मेरी से बड़ी ही ना। हमारे गांव के नियम के अनुसार बड़ी बहन का विवाह पहले होना चाहिए। मैं माँ के सामने तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खुद विवान के पास जाऊंगी और उससे कह दूंगी कि वह मुझसे नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मेघा से विवाह कर ले। फिर रागिनी चुपके से घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने पर वो गांव के चौपाल के पास से गुजरती है, जहां विवान एक नकाबपोश व्यक्ति से बात कर रहा होता है। अरे ये तो विवान है जिससे मेरा विवाह होने वाला है, लेकिन ये भला इस सुनसान चौपाल पर इस नकाबपोश व्यक्ति से ऐसे हंस कर बातें क्या कर रहा है? चलो पास चलकर सुनती हूँ। रागिनी बिना कोई आवाज किए पास ही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। चलो, मेरा ये सौदा पक्का रहा। अब जैसा तय हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हें याद है ना कि विवाह के बाद तुम्हें उसे सीधा मेरे मालिक के पास लेकर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मालिक के बदौलत ही तो मेरा सब कुछ है। मेरा ये सौदा बिल्कुल पक्का रहा। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विवाह करते ही उसे मालिक को सौंप दूंगा। तभी वो नकाबपोश व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी एक थैली विवान के हाथ में रख देता है। अपने वादे को भूलना मत। अब मैं चलता हूँ। चलो, अब बहुत जल्दी मेरी किस्मत खुलने वाली है। विवान हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये क्या? मैं तो विवान के पास अपनी बड़ी बहन मेघा दीदी का विवाह तय करने की बात करने आई थी, लेकिन ये तो मेरी सौदेबाजी कर रहा है। नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही दीदी के लिए। मुझे तुरंत जाकर माँ से बात करनी होगी। रागिनी भागते हुए घर पहुँचती है। कहाँ गई थी रागिनी? माँ, मुझे वह विवाह नहीं करना है। आप जिस लड़के से मेरा विवाह तय कर रही हैं, वह अच्छा इंसान नहीं है। वह किसी नकाबपोश से मेरा सौदा कर रहा था। माँ, मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ और आप हंस रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो रागिनी। तुम्हें अपनी बड़ी बहन मेघा को ऐसे उदास नहीं देख सकती, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ ताकि विवान का रिश्ता मेघा के लिए तय हो सके। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वह लड़का बहुत खतरनाक है। आप मेरी बात पर यकीन करो। अगर तुम्हें वह लड़का इतना ही खराब लगता है तो ठीक है, मैं उसका विवाह मेघा से कर दूंगी, लेकिन हमारे घर में विवाह तो होगा ही। अब मैं क्या करूँ? अगर माँ ने मेघा दीदी का विवाह उस लालची विवान से कर दिया तो भोली भाली दीदी उसे कभी झेल नहीं पाएंगी। एक काम करती हूँ, मैं ही इस विवाह के लिए हाँ कर देती हूँ। मेरे पास बुद्धि है, मैं उस विवान का सामना खुद कर लूँगी। क्या सोच रही हो रागिनी? नहीं माँ, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं विवान से विवाह के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था
कि तुम्हें वह लड़का भी पसंद है। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है। कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसी तरह वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती ही रागिनी घर के बाहर उदास बैठी होती है कि तभी उसे सामने से विवान आता हुआ दिखाई देता है। ये विवान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अगर मेघा दीदी ने इसे यहाँ देख लिया तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। मुझे खुद ही आगे बढ़कर इसे रोकना होगा। रागिनी तुरंत उठती है और घर के बाहर ही विवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये क्या? तुम यहाँ? ये क्या? तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हो। ये किसने कहा तुमसे? देखो, मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा, लेकिन इतना समझ लो कि मेरी चील जैसी निगाहें हैं तुम पर। तुम अगर पलक भी झपकाती हो ना तो मुझे पता चल जाता है। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो विवान, हमारा विवाह कुछ ही दिनों में होने वाला है। इस तरह रास्ते में बोलना ठीक नहीं है। अगर कोई सुन लेगा तो? क्या मैं किसी से डरता हूँ क्या? हा? अब तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। अगर तुमने मुझसे विवाह न करने के बारे में थोड़ा सा भी सोचा ना तो तुम्हारी बड़ी बहन मेघा से भी कोई विवाह नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम दीदी को बीच में मत लाओ। और हाँ, मैंने वो भी देख लिया था कि तुमने मुझे चौपाल पर किसी से सौदा करते हुए देख लिया था। तो तुमने मुझे देख लिया था? हाँ, इसीलिए अब संभल कर रहना। मेरा और तुम्हारा विवाह अब कोई नहीं रोक सकता। विवान वहाँ से चला जाता है और रागिनी की आंखों में आंसू गिरने लगती हैं। कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मान सकती। मुझ में हिम्मत है। मुझे अपनी दीदी को बचाना है। रागिनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वहीं पास ही नदी से पानी लेकर आ रही मेघा सारी बातें सुन लेती है। यानी रागिनी मुझे बचाने के लिए सौदेबाज आदमी से खुद विवाह कर रही है। नहीं, मैं अपने होते हुए अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। मेघा तुरंत अपनी आंसू पोंछती है और घर के भीतर जाकर रागिनी के पास खड़ी हो जाती है। रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारी आंखों में से ये आंसू कैसे? चली जाओ तुम यहाँ से। तुमने ये क्या लगा रखा है? और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम मेरे विवाह से जलती हो कि पहले मेरा विवाह हो रहा है। इतना कहकर रागिनी अपने आंसू छुपाती हुई वहाँ से भाग जाती है। कोई बात नहीं बहन, तुमने मुझसे अपने आंसू छुपाए वो मैंने देख लिए हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं और आखिरकार विवाह का दिन आ जाता है। घर में धूमधाम से तैयारियां हो रही होती हैं। मेघा रागिनी के कमरे में आती है। ये क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो दीदी? चली जाओ यहाँ से। देखो रागिनी, कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम हमें छोड़कर बहुत दूर चली जाओगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि विवाह के फेरों से पहले चलो पास ही में एक काली माता का मंदिर है, वहाँ चलकर आशीर्वाद ले आते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी की खुशियों के लिए ये बहुत जरूरी है। कैसा आशीर्वाद दीदी? आज के बाद पता नहीं मेरा ये जीवन दोबारा शुरू होगा भी या यहीं रुक जाएगा। क्या सोच रही हो रागिनी? चलो चलते हैं। ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। दोनों बहनें चुपके से घर से निकल पड़ती हैं और घने जंगलों के रास्ते से होकर जाने लगती हैं। ये क्या दीदी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? काली माता का मंदिर शायद इधर नहीं है, वो तो उस तरफ है ना। अरे रागिनी, तुम तो साल में एक बार यहाँ आती हो और मैं तो महीने में 2 बार आती हूँ। मुझे यहाँ का रास्ता अच्छे से पता है, बस तुम चुपचाप मेरे पीछे आओ। फिर मेघा रागिनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे घने जंगलों से होती हुई एक सुनसान टूटी हुई मकान के पास ले जाती है। तुम इसके अंदर चलो। इसे टूटे हुए घर के अंदर काली माता की मूर्ति रखी हुई है। पर दीदी, ये तो कोई पुराना टूटा फूटा सा घर लग रहा है, यहाँ मंदिर कैसे हो सकता है? रागिनी अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेघा मजबूती से बंद कर देती है। ये क्या किया मेघा दीदी? मुझे बाहर निकालो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। रागिनी, तुम चुपचाप यहीं रहो। मैं समझ गई दीदी, सच में आखिर सौतेली बहन सौतेली ही होती है। मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। आप मेरी खुशियों से जलती हो ना, इसीलिए आज मेरे विवाह के दिन मुझे यहाँ बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालो दीदी। नहीं
रागिनी, मैं तुम्हें आज यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगी। मेघा भारी मन से वापस घर आ जाती है। रात बीत जाती है और अगली सुबह घर में जोरों शोरों से बारात के स्वागत की तैयारियां हो रही होती हैं। तभी सावित्री परेशान होकर मेघा के पास आती है। मेघा, तुम यहाँ खड़ी हो, रागिनी कहाँ है? सुबह से वे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मुझे नहीं पता माँ, वे तो शायद अपनी सहेलियों को बुलाने गई है। मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। हे भगवान, बाहर दरवाजे पर सब तैयारी हो गई। कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाएंगे और इस आफत का पता नहीं कि कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? तभी इतने में रघुवीर भागते हुए अंदर आता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से बेटी को तैयार करो, बारात आ गई है। किसी भी वक्त लड़के वाले लड़की को मंडप में बुला सकते हैं। हाँ जी, आप बाहर जाकर संभालिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। रघुवीर के बाहर जाते ही सावित्री का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो जाता है। मेघा, देख, तेरी बहन रागिनी यहाँ नहीं है और इस वक्त हमारे घर की इज्जत तेरे हाथ में है। तू जल्दी से जा और दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जा। आज रागिनी की जगह तेरा विवाह विवान से होगा। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझें। मेघा बिना कोई विरोध किए कमरे में जाकर दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। सावित्री उसके पास आती है और एक बहुत बड़ा घूंघट उसके चेहरे पर डाल देती है। ये बड़ा सा घूंघट अपने चेहरे पर अच्छे से डाल ले, ताकि बाहर कोई भी तुम्हें पहचान न सके। मेघा घूंघट ओढ़कर बाहर आती है और कुछ ही देर में विवान और मेघा का विवाह संपन्न हो जाता है। विवान मेघा को विदा कराकर अपने घर ले जाता है। चलो, आखिरकार इस आफत से मेरा पीछा छूटा। अब पता नहीं मेरी अपनी बेटी रागिनी कहाँ चली गई। फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। विवान मेघा का हाथ पकड़कर उसे गांव से दूर घने जंगलों की तरफ ले जाने लगता है। आखिर ये इस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहा है? ये तो कोई बहुत ही भयानक जंगल लग रहा है, लेकिन रागिनी को बचाने के लिए मुझे इसके साथ जाना ही होगा। तभी वहाँ पास से सूखी लकड़ियाँ लेकर गुजर रही सावित्री ये दृश्य देख लेती है। अरे ये क्या? ये तो विवान है और ये मेघा को लेकर भला शाम ढलते इस समय इस वक्त घने जंगलों की तरफ कहाँ जा रहा है? मुझे चुपके से जाकर देखना चाहिए। फिर सावित्री अपना लकड़ियों का गट्ठर वहीं रास्ते पर रख देती है और बिना कोई आवाज किए विवान के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में विवान जंगल के बीच बने एक सुनसान खंडर वाली महल के अंदर चला जाता है। ये क्या? ये इस खौफनाक खंडर में क्यों जा रहा है? और मेघा ने तो अभी भी इतना लंबा घूंघट कर रखा है। हे भगवान! सावित्री अभी सोच ही रही होती है कि कुछ ही देर में विवान उस खंडर से बाहर आता है। उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली होती है। ये क्या? विवान अंदर तो मेघा के साथ गया था, पर बाहर बिल्कुल अकेला आया है और इसके हाथ में इतने सारे सोने चांदी के सिक्के। ये धन कहाँ से आया? आखिर अंदर क्या हो रहा है? विवान हंसते हुए वहाँ से तेजी से निकल जाता है। तभी उस काल महल के खंडर से मेघा की तेज चीखने की आवाज गूंजती है। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है? ये खौफनाक आवाज सुनते ही सुमित्रा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। ये विवान कोई इंसान नहीं बल्कि जल्लाद है। उसने मेघा को किसी के पास पैसों के लिए छोड़ दिया है। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरी बेटी रागिनी ने इस शैतान से विवाह नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी रागिनी है कहाँ? मुझे अब अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए। फिर सावित्री परेशान होकर वहाँ से भागती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बाहर निकल आती है। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में 2 दिन लग गए। अब मुझे जल्दी से घर जाकर देखना चाहिए। रागिनी घबरा कर भागते हुए अपने घर पहुँचती है। सावित्री उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। अरे रागिनी बेटी, तुम आ गई। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? माँ, वैसा छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेघा दीदी कहाँ है? कहीं उन्होंने उस विवान से विवाह तो नहीं कर लिया? हाँ बेटी, तुम घर पर नहीं थी और बाहर दरवाजे पर बारात आ गई थी। घर की इज्जत बचाने के लिए हमने मेघा का विवाह विवान से कर दिया। नहीं माँ, मैंने कहा था ना कि वह लड़का अच्छा नहीं है। अब क्या होगा? मुझे किसी भी तरह मेघा दीदी को उसके चंगुल से वापस लाना होगा। नहीं रागिनी, तुम वहाँ नहीं जाओगी। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है और सच कहूँ तो
मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही होगी, क्योंकि विवान ने चंद सिक्कों के लिए उसका सौदा जंगल के किसी शैतान से कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हार नहीं मान सकती। मैंने दीदी को बचाने के लिए ये सब किया था, पर मेरी भोली दीदी मुझे बचाने के लिए खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। मुझे तुरंत राजकुमार के पास जाना होगा, वही इस संकट में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर रागिनी राजमहल पहुंच जाती है। राजकुमार, राजकुमार, मेरी मदद कर दीजिए। क्या हो गया रागनी? आखिर अब ऐसा क्या अनर्थ होना बाकी रह गया है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजकुमार, उस दुष्ट विवान ने मेरी बड़ी बहन मेघा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने पैसों के लालच में दीदी का सौदा जंगल के एक खौफनाक शैतान से कर दिया है। क्या? मेघा? तुम मेघा को कैसे जानती हो? राजकुमार, वह मेरी सगी बड़ी बहन है, लेकिन आप मेरी दीदी को कैसे जानते हैं? मेघा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पिछले कई दिनों से मेघा अचानक गायब थी और मैं उसे सब जगह ढूंढ रहा था। आज ही महल के एक गुप्तचर ने मुझे बताया कि मेघा ने विवान नाम के एक लड़के से विवाह कर लिया है। क्या मेरी दीदी आपसे प्रेम करती थी, पर उन्होंने कभी ये बात मुझे या घर में किसी और को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेघा इस रूढ़िवादी समाज और राजघराने के नियमों से डरती थी। उसने कभी सबके सामने मेरे प्रेम को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। लेकिन रागनी, इस वक्त वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। हाँ राजकुमार, मैं अपनी दीदी को उसके चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त मेघा के बारे में हमें कौन सही जानकारी दे सकता है। चलो मेरे साथ। फिर राजकुमार सुधीर और रागिनी तुरंत महल से निकल पड़ती हैं और घने जंगलों को पार करती हुई एक सिद्ध अघोरी बाबा की कुटिया पर पहुंचती हैं। आओ आओ राजकुमार आओ, बताओ आज इस घने जंगल में कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे मेरी प्रेमिका मेघा के बारे में जानना है। वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है? राजकुमार, तुम्हारी प्रेमिका मेघा एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। विवान ने उसे जंगल के एक ऐसे काल महल में बंद किया है जहाँ केवल दुष्ट शैतानों का साया है। कुछ ही दिनों में वो मुख्य शैतान मेघा की पवित्र शक्तियां हासिल करने वाला है, जिसके बाद मेघा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रेमिका को उस शैतान के हाथों मरने नहीं दूंगा। महाराज, मुझे बताइए कि मुझे उसे बचाने के लिए क्या करना होगा। हाँ महाराज, हम अपनी दीदी के लिए अपनी जान पर भी खेलने को तैयार हैं। आप बस ये बताइए कि हम उस मायावी शैतान को कैसे हरा सकते हैं। शांत हो जाओ बच्चों। उस शैतान को हराने से पहले तुम्हें उस शैतान के अतीत की पूरी कहानी जाननी होगी। सुनो, वो पैदाइशी कोई दुष्ट शैतान नहीं था, बल्कि पहले एक मामूली सा धोबी था जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। मधापुर नाम के एक खुशहाल गांव में बसु नाम का एक सीधा साधा धोबी रहा करता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके नदी पर कपड़े धोता और गांव के सभी बड़े जमींदारों और रईसों के घरों में पहुंचता था। एक दिन वह रोज की तरह कपड़े धोकर अपने घर वापस लौट रहा होता है कि तभी घने जंगल के रास्ते अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ चांदी का हिरन आकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये चांदी का हिरण, वो भी इस सुनसान जंगल में? अरे, ये तो सच में कोई अद्भुत और जादुई जीव लग रहा है। चलो, इस चांदी के हिरण को पकड़ लेता हूँ। बसु हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। हिरन तेजी से दौड़ते हुए बसु को जंगल की सबसे डरावनी हिस्से में बनी एक काल महल के मुख्य दरवाजे के पास ले जाकर रोक देता है। यह हिरण इस खौफनाक महल के पास आकर क्यों रुक गया? खैर, कोई बात नहीं। इसने मुझे इतनी दूर तक भगाया है तो अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। बसु जैसे ही उस चांदी के हिरन को छूता है, वह हिरन अचानक हवा में गायब हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? हिरन कहाँ गायब हो गई? तभी उसे उस काल महल के भीतर से एक सुनहरी रोशनी बाहर आती हुई दिखाई देती है। ये कैसा माया जाल है? ये अंदर से कैसी रोशनी आ रही है? चलो, चल कर देखता हूँ। बसु डर को भुलाकर जैसे ही उस काले महल के अंदर कदम रखता है, महल के बीचों बीच सोने का एक जादुई पेड़ लगा होता है।
और उसकी एक डाल पर सोने का एक चमकदार फल लटक रहा होता है। अद्भुत! ये तो साक्षात सोने का पेड़ है और इस पर ये सोने का फल लगा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलो जल्दी से इस फल को तोड़ लेता हूँ। बसु जैसे ही आगे बढ़कर उस सोने के फल को डाल से तोड़ता है, अरे ये एक सोने के फल से खाने वाले फल की तरह रस कैसे टपक रहा है? लगता है ये कोई साधारण सोना नहीं है, बल्कि अमृत जैसा कोई फल है। चलो इसे खा कर देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। बसु जैसे ही उस फल को खाता है, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर को? ये क्या हो रहा है? तूने इस शापित फल को खाया है। इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो अब तेरे शरीर में समा चुकी है। अब तू मेरा गुलाम है। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो इसी काल महल में कैद रहेगा। बसु के शरीर में वो शैतान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई नवेली दुल्हनों की पवित्र शक्तियां छीन रहा है। तुम्हारी मेनका, तुम्हारी प्रेमिका मेघा उसकी आखिरी शिकार है। आज पूर्णिमा के तीसरे पहर में वो मेघा से शक्तियां हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो शैतान खुद का अमर शरीर पाकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। नहीं, मैं अपने राज्य और अपनी प्रेमिका को बर्बाद होते नहीं देख सकता। महाराज, उसे हराने का कोई तो उपाय होगा। एक रास्ता है। तुम्हें सच्चे प्रेम और त्याग की परीक्षा से गुजरना होगा। यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर तुम्हें एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी नील कमलम पुष्प मिलेगा, जिसकी पंखुड़ियां नीली और सुनहरी चमकती हैं। उस पुष्प का रस जैसे ही तुम उस शापित बसु पर डालोगे, वो दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाएगी, पर इसके साथ ही मासूम बसु का शरीर भी भस्म हो जाएगा। ये तो बहुत दुखद है, पर दुनिया को बचाने के लिए हमें ये कठिन कदम उठाना ही होगा। मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, पर लोक कल्याण के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। फिर राजकुमार सुधीर और रागिनी तुरंत उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में अचानक एक मायावी परछाई रागिनी के कान में फुसफुसाती है। रागिनी, यही सही मौका है। तुम अपनी बहन को आजाद क्यों करना चाहती हो? अगर मेघा रास्ते से हट गई तो तुम राजकुमार सुधीर को अपनाकर इस राज्य की महारानी बन सकती हो। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ रागिनी, तुम किससे बातें कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं राजकुमार, चलिए हमें आगे बढ़ना है। राजकुमार आगे बढ़ जाता है। तब रागिनी उस हवा में लहराती परछाई से कहती है, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करती हूँ और उसके जीवन की कीमत पर मुझे ये झूठा राजपाट नहीं चाहिए। वहीं राजकुमार सुधीर के सामने एक चमचमाता हुआ जादुई गोला आकर रुकता है। राजकुमार सुधीर, तुम मेघा के मोह को छोड़कर मुझे अपना लो। मैं तुम्हें तीनों लोक का सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा बना दूंगा। नहीं, मेरा प्रेम निस्वार्थ है। मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्रेम का सौदा करना सिखाए। मुझसे दूर हटाओ इसे। राजकुमार की मना करते ही वह जादुई गोला तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है और नील कमलम पुष्प चमक रहा होता है। राजकुमार जैसे ही उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। ठहरो राजकुमार, तुम इस दिव्य पुष्प को इतनी आसानी से नहीं छू सकते। तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। मैं तैयार हूँ, पूछिए। तो बताओ राजकुमार, एक सच्चे राजा और एक सच्चे प्रेमी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह छोड़ना है, और एक सच्चे प्रेमी का धर्म अपने प्रेम की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग करना है, न कि उसे किसी शक्ति के लिए छोड़ना। उत्तम। अब दूसरा प्रश्न रागिनी तुम्हारे लिए है। यदि एक तरफ तुम्हारी अपनी खुशियां हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन का जीवन, तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? मैं बिना सोचे अपनी बहन का जीवन चुनूंगी, क्योंकि खुशियाँ खुद के स्वार्थ से मिलती है, पर भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ त्याग और रक्त से सींचा जाता है।
बहन के बिना मेरी हर खुशी अधूरी होगी। तुम दोनों इस दिव्य पुष्प के योग्य हो। तभी एक तेज रोशनी होती है और वह नील कमलम पुष्प खुद ब खुद टूटकर राजकुमार के हाथ में आ जाता है। चलो रागनी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज डूबने वाला है और किसी भी वक्त रात का तीसरा पहर शुरू हो जाएगा। दोनों बिना एक पल गवाए वहाँ से दौड़ पड़ती हैं और कुछ ही देर में कठिन सफर के बाद उसी खौफनाक काल महल के सामने पहुँच जाती हैं। चलो अंदर चलते हैं। राजकुमार सुधीर और रागिनी बिना डरे उस डरावनी कार के अंदर जाती हैं। वहाँ का दृश्य देखकर दोनों की होश उड़ जाती हैं। महल के बीचों बीच एक मजबूत लोहे का पिंजरा है जिसमें मेघा दुल्हन की जोड़ी में बैठी फूट फूट कर रो रही है। ये क्या हो रहा है रागनी? हमें किसी भी तरह मेघा को वहाँ से बाहर निकालना होगा। ये बहुत ही भयानक लग रहा है। राजकुमार, शायद वो बसु आसपास ही होगा। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। फिर दोनों जैसे ही थोड़ा अंदर जाती हैं, अब मैं सर्वशक्तिशाली बनने वाला हूँ। बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारी पवित्र शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी, जो मुझे तीनों लोक का सबसे महान देवता बना देगी। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी आखिरी शिकार हो। मैं एक एक करके ऐसी ही 10 दुल्हनों की शक्तियाँ हासिल की है। अब बस तुम बची हो। रुक जाओ पापी, तुम मेघा को हाथ भी नहीं लगा सकते, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूर हटो मेरी प्रेमिका से। अच्छा, तो राजकुमार भी यहाँ आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? कभी नहीं। जल्दी करिए राजकुमार, वो पुष्प इसके ऊपर डालिए, वरना ये हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। तुम रागिनी क्यों आई हो? चली जाओ, ये शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना अगर तुम्हें हो जाए तो दुख होगा। राजकुमार, आप भी यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए। इससे पहले कि वह शैतान आगे बढ़ता, राजकुमार सुधीर बिना एक पल गवाए वह चमकीला नील कमलम पुष्प और पूरी ताकत से शैतान के ऊपर फेंक देता है। ये क्या? मेरा शरीर, तुमने ये क्या किया? ये दिव्य फूल मुझे नष्ट कर रहा है। ये तुमने ठीक नहीं किया राजकुमार, ठीक नहीं किया। तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। तुमने एक मासूम धोबी के शरीर को अपनी काली शक्तियों से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मुझे दुख है कि उस बेचारे बसु को भी तुम्हारे साथ इस दुनिया से हटना पड़ रहा है, लेकिन तुम जैसे शैतान का अंत करने के लिए उसने भी वीर गति प्राप्त की है। कुछ ही क्षणों में वह दुष्ट शैतान चीखते हुए पूरी तरह हवा में गायब हो जाता है। रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, पर आप ठीक है ना? मुझे पता था कि आपने जानबूझकर मुझे बचाने के लिए उस टूटे हुए मकान में बंद किया था। हाँ रागिनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी। मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें उस लालची विवान के हाथों में कैसे सौंप देती? मेघा, मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करता था। अब सारे संकट टल चुके हैं, तो मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हाँ दीदी, अब आप राजकुमार के साथ राजमहल जाइए और अपना खुशहाल जीवन बिताइए। आपकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है रागिनी। राजकुमार, मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। फिर मेघा और राजकुमार सुधीर एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में दोनों का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न होता है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बेसहारा की मदद करके अपना जीवन सेवा में बिताती है।